विक्रम वेताल की प्रथम कथा, पद्मावती की कथा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञानवर्धक और अनेक प्राचीन शिक्षाप्रद कथा कहानियां लेकर आपके समक्ष आई हूं। यदि आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। विक्रम वेताल की प्रथम कथा, पद्मावती की कथा। आर्यव्रत में वाराणसी नाम की एक नगरी थी जहां भगवान शंकर निवास करते थे। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण ये नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल बड़ी गंगा नदी बहती रहती है जो उसके कंठहार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में इस नगरी में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार प्रतीत होता था। राजा के मंत्री का एक बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां घने जंगल के बीच उन्हें एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गए। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देखा। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस कन्या के बारे में जानने का विचार ही कर रहे थे कि राजकन्या ने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया। दंत पत्र से देर तक दांतों को खुरचा। एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। राजकुमार अचंभित से रहकर इन सभी संकेतों को देखते रहे, किंतु उन्हें इनके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उनके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने इन संकेतों का मतलब समझाया। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार भी शिकार से अपने राज्य में लौट आए, किंतु अब उनका मन पहले की तरह खुश ना था। वे उदास रहने लगे, हमेशा चिंताकुल रहते थे। राजकुमारी से मिलने की इच्छा उनके अंदर तीव्र होती गई। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा, राजकुमारी को ढूंढना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका हमें नाम कुल कुछ भी नहीं मालूम, उसका पता कैसे ही लगाएंगे? तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा दिलाते हो। इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उस कन्या ने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? सुनो, मैं बतलाता हूं। उसने कानों पर उत्पल अर्थात कमल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। मंत्री बुद्धि ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगने पर उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना दिया और उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप
आप संग्राम वर्धन नाम के किसी दंतवैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्धा स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी धाय हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्हें मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो। पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो, हम आपके बहुत आभारी होंगे। तुम उस दंतवैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने ये संदेश कहने के लिए तुम्हें वहां भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वे वृद्धा तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्रीपुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं। वृद्धा की ऐसी स्थिति देखकर राजकुमार पुनः उदास हो गए, किंतु महाबुद्धिमान मंत्रीपुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी ना हो मित्र। पद्मावती ने वृद्धा को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। यह रातें मिलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस तरह राजकुमार को आश्वासन देकर मंत्रीपुत्र बाजार में गए और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेचकर उससे मिले धन से उन्होंने वृद्धा के लिए उत्तम भोजन और वस्त्र तैयार करवाए। इस तरह 10 दिन बीत जाने पर मंत्रीपुत्र ने उस वृद्धा को फिर पद्मावती के पास भेजा। वृद्धा उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए पुनः तैयार हो गई। लौटकर वृद्धा ने उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावार लगी, अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्रीपुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो। पद्मावती ने महावार लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेंगी। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने फिर वृद्धा को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब वृद्धा पद्मावती के पास पहुंची तो उसने उसका उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह वृद्धा के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब वृद्धा लौटने को हुई तभी बाहर आकर डरावना शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, ये पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई दी। तब पद्मावती ने उस वृद्धा से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद तुम पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना, फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहां से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। वृद्धा पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौटी और सारी बातें ज्यों की त्यों राजकुमार और मंत्रीपुत्र को बता दी। तब मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतलाया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और उसी मार्ग से जाओ जिस मार्ग से वृद्धा को बाहर भेजा गया है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वृद्धा के बताए हुए तरीके द्वारा वह 4 दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंचा। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थीं। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठे, दासियों ने रस्सी पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जा पहुंचे। मंत्रीपुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वे संतुष्ट होकर वहां से लौट आए। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था।
जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार का सम्मान करने में लग गई। अनंतर राजकुमार ने गंधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में निवास किया। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बतलाइए, मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। राजकुमार ने कहा, उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसके इशारे समझने के बारे में राजकुमार की जो बातें हुई थी, बातों बातों में यह सब मंत्रीपुत्र को कह सुनाई। मंत्रीपुत्र ने अपने संबंध में कही गई उन बातों को उचित न समझकर उसका समर्थन नहीं किया। इस बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे कि तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लिए वहां आई। उसने मंत्रीपुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए मैं आपको क्या तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्रीपुत्र से पूछा, मित्र, ये कैसा कौतुक है? तब मंत्रीपुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर विष देने की कोशिश की। इसी से तुमने बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार करके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्रीपुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों का शोरगुल सुनाई दिया, जो कह रहे थे, हाय हाय, राजा का छोटा बच्चा मर गया। यह सुनकर मंत्रीपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ। वहां तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो जाए तो उस हालत में मैं तुम्हें एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर लगाने के लिए दूंगा और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से वहां से चले आना। उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा और ऐसा उपाय निकालूंगा कि तुम दोनों को पुनः अलग ना होना पड़े। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भरकर मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसकी गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्रीपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उनसे कहा, अब तुम उन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन उसका दाम इतना अधिक बताना कि उसे कोई खरीद ना सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने उसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवन, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंतवैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनमें इस हार की भी व्याख्या थी। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहां आया तो तपस्वी रूपी मंत्रीपुत्र ने कहा,
मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया। यहाँ मुझे इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को भी ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी इस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले में यह मोतियों का हार देखा और उसे खींच लिया। अब मैं ठहरा तपस्वी, ये हार मेरे किस काम का, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को इसे बेचने के लिए भेज दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने का कारण भी था, वह हार स्वयं राजा ने दंतवैद की बेटी को उपहार स्वरूप दिया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को उस जांच के लिए भेजा। दंतवैद के घर जाकर उसने पद्मावती के शरीर का परीक्षण किया और उसकी जंघा पर त्रिशूल का निशान पाया। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि पद्मावती की जांघ पर वैसा ही दाग है। उस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई। तब वे स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्रीपुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को अति शून्य वस्त्रों में राज्य से निर्वासित करने को कहा। ऐसी अवस्था में वन में निर्वासित कर दिए जाने पर पद्मावती ने स्वयं को अत्यंत दुखी पाया। ऐसी अवस्था में भी पद्मावती ने संयम नहीं खोया। वह जानती थी कि अवश्य ही मंत्रीपुत्र ने यह सब उपाय किए हैं। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्रीपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए, जहां राजकुमार ने उससे विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने इतनी कथा सुनाई तथा राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे ये बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश ना देकर उसे मारने का आदेश दे देते अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो तुम्हारे सिर के 1,000 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे यूं कहा, योगेश्वर, इसमें ना जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं। जो पाप है वह राजा करुणोत्पल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप कैसे है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो उसमें कौओं का क्या अपराध? तब विक्रमादित्य बोले, उन तीनों का कोई दोष नहीं है। पद्मावती और राजकुमार तो एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे, अतः वे अपनी स्वार्थ साधना में लगे थे, अतः वे भी निर्दोष हैं। उनका विचार नहीं करना चाहिए। और मंत्रीपुत्र अपने दोस्त और उसके प्यार को पाने में सहायता कर रहे थे, उनका विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा करुणोत्पाल अवश्य पाप का भागी है। राजा होकर भी वह नीतिशास्त्र नहीं जानता। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह झूठ सच का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जान पाया। फिर भी बिना विचार किए उसने उस पाप में भागी होना स्वीकार किया। शव के अंदर प्रविष्ट उस वेताल से जब राजा ने मौन तोड़कर ऐसी युक्तियुक्त बातें की, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वह माया के प्रभाव से विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर फिर उसी ओर चल पड़ा। राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराए नहीं। राजा ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट आए।